सुबह का समय था। सब लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। सास भगवती सुबह 7 बजे उठकर रसोई में जाती है और देखती है कि रात के बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे। बहू ने अभी तक उन्हें धोया नहीं था। तभी वह अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे बहू, अभी तक सुबह नहीं हुई तुम्हारी? न न अभी तक चाय मिली है और न ही नाश्ता बना है। बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं। आज घर का काम होगा भी नहीं। तभी बड़ी बहू वहां पर आती है और बोलती है। मम्मी जी, वो मैं कल रात देर से आई थी, देर से सोई, इसलिए सुबह देर से उठ रही हूँ और अभी थकी हुई हूँ। मुझे ऑफिस भी जाना है, तो मैं अब ये खाना वगैरह नहीं बना सकती। और आज बर्तन धोने की बारी आपकी ही थी, आपने नहीं धोए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी भगवती बोली। तो क्या बहू, मैं फ्री बैठी रहती हूँ? क्या मेरे बहुत सारे काम नहीं होते? माफ करना मम्मी जी, मैं बर्तन धोना भूल गई। मुझे ऑफिस में ज्यादा काम था, इसलिए काम मैं घर पर करने लग गई। ऑफिस का ही काम कर रही थी। मुझे अभी अर्जेंट जाना है, तो मैं खाना भी नहीं बना सकती। वाह वाह महारानी, तुम्हारी ही तो बात है। ऐसे अपने काम से पल्ला झाड़कर चल दी। यहाँ पर काम करने का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? मम्मी जी, मैं कमा भी तो रही हूँ। आपको ज्यादा परेशानी है तो आप काम वाली रख लीजिए, वो कर देगी घर का सारा काम। बहू, तू अपने काम पर ध्यान दे। मुझे ज्ञान मत दे बहू, मैं खुद कर लूंगी। काम वाली का क्या, घर के सदस्यों की तरह काम करेगी? वो तो बस अपना काम निपटाकर जैसे तैसे करके चली जाएगी। तो मुझे मत सिखा, अपना काम कर, ठीक है? ठीक है, आपका काम आप ही जानो। मैं जा रही हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर कोमल वहां से चली जाती है और भगवती देवी गुस्से में रसोई का काम करने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर खाना खाने के लिए रामधीन जी और उसके दोनों बेटे, बड़ा बेटा कबीर और छोटा बेटा युवान, बैठे हुए थे। वे तीनों एक दूसरे को देखते हैं। लगता है आज भी हमें खाना नसीब नहीं होने वाला है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है पिताजी। आज का नाश्ता भी गया समझो। थोड़ी देर बाद भगवती रामधीन के पास आकर बैठती है। तो घर के काम करके थक गई हूँ। मुझसे अब ये काम नहीं होता। और इस घर की बहू को अपने काम के आगे कुछ दिखता ही नहीं। इसे तो बस अपना काम और पैसा ही दिखाई देता है। अरे भगवती, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? गुस्सा न करूं तो और क्या करूं? मैं क्या इस घर की नौकरानी हूं? हमें युवान की शादी अब जल्दी ही कर देनी चाहिए। यहाँ शादी की बात कहाँ से आ गई? काम करने की बात से युवान की शादी का क्या लेना देना? तो आप क्या चाहते हैं कि घर के सारे काम मैं ही करती रहूं? क्या मैं युवान की शादी करके एक काम करने वाली बहू लाना चाहती हूं? ऐसी लड़कियां आजकल मिलती कहाँ हैं? मिलेंगी कैसे नहीं, मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। भगवती देवी युवान के लिए गांव की गंवार लड़की की तलाश में लग जाती है, जो बस घर का काम कर सके। कुछ दिन बाद उन्हें पड़ोस के गांव की एक गरीब घर की लड़की के बारे में पता चलता है। भगवती देवी लड़की देखने के लिए उनके घर पर जाती हैं। सीमा सादे कपड़ों में आती है और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। बहुत ही प्यारा नाम है बेटी। तुम्हें क्या क्या आता है? मेरी बेटी को सारे काम आते हैं, सिलाई, कढ़ाई, खाना बनाना, सब काम में निपुण है। अच्छा, इसे घर के सारे काम आते हैं ना? हाँ, इसको सब काम आते हैं। इसने 12वीं तक पढ़ाई की है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आपकी लड़की पसंद है। मैंने तय कर लिया है कि मैं इसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। यह सुनकर सीमा की माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह बेटी की शादी के सपने सजाने लगती है और मन में सोचती है। मेरी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं। अब लगता है भगवान ने मेरी दुआएं सुन ली। अब मेरी बेटी का जीवन सुधर जाएगा। माँ, अब आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी बेटी अब बड़े घर की बहू बनने जा रही है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन माँ, वो इतनी अमीर औरत हम जैसे गरीबों से अपने बेटे का रिश्ता क्यों करना चाहती है? ये भी तो सोचो। बेटी, ये सब तू मत सोच। मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। वो जो करेगा अच्छा ही करेगा।
धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ जाता है और बहुत ही साधारण तरीके से युवान और सीमा की शादी संपन्न हो जाती है। सीमा घर में प्रवेश करने के लिए आती है और घर को देखते ही चौंक जाती है और मन में सोचती है, हे भगवान, इतना बड़ा घर। इतने बड़े घर तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखे हैं। मैं कैसे सब मैनेज करूंगी? सीमा ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी जेठानी सुरेखा सोचती है, ओ मामी जी ने कैसी बहू ढूंढी है देवर जी के लिए। ये तो गांव की देहातन लगती है। इसका लहंगा तो देखो कितना आउट ऑफ फैशन है। मम्मी जी ने अपना दिमाग चलाया और गंवार उठा लाई। अब से मेरी बर्तन धोने की ड्यूटी खत्म। मान जी ने ये तो बड़ा अच्छा काम किया है, इस घमवार को बहू बनाकर। भगवती देवी आरती की थाली लेकर वहां आती है और बहू के गृह प्रवेश पर बोलती है, बहू, आज से ये तेरा घर है। आज से इस घर को संभालना है। मुझे पता है तू इस घर को अच्छे से संभाल लेगी। सीमा यह सुनकर बहुत सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। दूसरे दिन सुबह 5 बजे नहाकर सीमा रसोई में जाती है तो उसकी सास वहीं पर चाय बना रही होती है। वाह बहू, तू इतनी जल्दी उठ गई, बहुत अच्छी बात है। अब तू उठ ही गई है तो सबके लिए नाश्ता बना देना, तेरे ससुर जी और जेठ जी के लिए भी। बड़ी बहू सुबह सैंडविच खाती है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मेरे लिए थोड़ी खिचड़ी बना देना। मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, जब दीदी आ जाएंगी तो हम दोनों मिलकर सारा काम जल्दी कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। अरे, वो कहाँ रसोई में कदम रखती हैं? उसे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। पर माँ जी, मैं ये सब अकेले कैसे करूंगी? मेरी बेटी, मुझे पता है कि तू ये सब कर लेगी। मैं एक गुणी बहू लेकर आई हूँ, तू मुझे निराश नहीं करेगी। ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी। भगवती चाय बनाकर वहां से आराम करने के लिए चली जाती है और सारे काम का बोझ सीमा पर डाल देती है। सीमा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सभी लोगों के लिए खाना बनाने लग जाती है। तभी बड़ी बहू रसोई में आती है। वह सीमा से पूछती है, बन गया सारा खाना? मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। जी, सब कुछ बन गया है, बस नाश्ता लगने ही वाला है। ठीक है, नाश्ता टेबल पर ले आओ। इतना बोलकर सुरेखा वहां से निकल जाती है और टेबल पर सभी लोगों के साथ जाकर बैठ जाती है। टेबल पर सभी लोग मिलकर बातें करते हैं। तभी सुरेखा सोचती, ये तो मम्मी जी ने बड़ा अच्छा नमूना फंसा लिया है। अब से मुझे कोई काम के लिए नहीं बोलेगा। मम्मी जी को भी नौकरानी चाहिए थी, वैसी ढूंढ ही ली। और धीरे धीरे सीमा भी समझ जाती है कि उसे इस घर में काम करने के लिए ही लाया गया है, पर वो मजबूर थी। उसी दिन दोपहर में बेटी सीमा, जरा इधर आना। माँ जी आई। मेरे पास बैठ बेटी और मेरी बात ध्यान से सुन लेना। हर सुबह रोज ऐसे ही तुझे उठकर 8 बजे तक सबके लिए नाश्ता बनाना है। फिर रसोई के सारे बर्तन साफ करने हैं, वो 10 बजे तक हो जाने चाहिए। फिर 1 बजे तक तुझे खाना बना लेना है। फिर बाकी के सारे काम के लिए भी तो समय चाहिए। फिर तुम्हें सारी साफ सफाई करनी है। तेरी जिम्मेदारी रात गाके का खाना भी बन जाना चाहिए, वरना तेरे ससुर जी नाराज हो जाएंगे। सीमा ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, माँ जी, ये सब सारे काम मैं कैसे करूंगी? देख बेटी, मेरी तो उम्र हो गई है, अब हिम्मत नहीं रही। मेरे बाद तो तुझे ही सब कुछ देखना होगा। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरे रहते सारी चीजें सीख ले। ये सब तुम्हारा ही तो है। मुझे तो पता है तुम सब कर लोगी। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अब जाओ, जल्दी खाने की तैयारी कर लो, वरना देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी। सीमा रसोई में खाना बनाने लगती है। सबके लिए वो समझ गई थी कि घर में वो बस नौकरानी बनने आई है, पर वो मजबूर थी। धीरे धीरे समय बीतता है, वो सब कुछ सीख जाती है। एक रात उसके ससुर देर से काम से लौटते हैं, तभी वो पानी का गिलास लेकर आती है। आज बहुत देर हो गई पापा जी, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। आज काम ज्यादा था तो थोड़ी देर हो गई। पर बेटी, तू अब तक जगी क्यों है? सभी तो सो गए होंगे अभी तक। हाँ पापा जी, सभी सो गए हैं। मैं बस आपका ही इंतजार कर रही थी।
काफी देर हो गई थी। अब तो सो जा बेटी, तुझे सुबह उठना भी तो है। मगर पापा जी, खाना खाना है आपको। अरे नहीं बेटा, देर हो गई थी, इसलिए मैं खाकर ही आया हूँ। ठीक है पिताजी। सीमा अंदर जाती है और सोचती है। काश मैं भी दुकान पर जा पाती। अगले दिन सुबह जरा सुनो, मेरे काफी कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें समेट देना। और बाथरूम में मेरे और तुम्हारे भैया के कपड़े हैं, उन्हें भी धो देना। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उन्हें धोने के लिए प्लीज जल्दी कर देना। मगर दीदी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हारी बात सुनने को टाइम नहीं है, पर प्लीज कपड़े धोकर प्रेस करके रख देना। सीमा कुछ नहीं कह पाती और उसे वो सारे काम करने पड़ जाते हैं। इसी वजह से उसे खाना बनाने में देर हो जाती है। तभी उसकी सास भगवती वहां आती है और कहती है। अभी तक कपड़े धो रही है, अब तक खाना नहीं बनाया क्या? अरे, तेरे से सारा दिन घर के थोड़े से भी काम नहीं होते और अभी तक तू यहीं है। दीदी ने मुझे कपड़े धोने के लिए दी थे, मैं वही कर रही हूँ माँ जी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तेरे ससुर जी को टाइम से खाना चाहिए होता है। तू यहाँ देर करेगी तो खाना देने कौन जाएगा? माँ जी मैं खाना दे आऊंगी, पापा जी को अब चिंता मत करो, ठीक है। ठीक है, जो करना है जल्दी कर, ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत काम पड़े हैं घर में। सीमा जल्दी जल्दी खाना बनाती है। रूम में ज्यादा कपड़े होने की वजह से वो अकेले समेट नहीं पाती। वो काम रह जाता है। वो खाना पैक करके खुशी खुशी दुकान की तरफ चल पड़ती है। पापा जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे वाह बेटी, आज खाना तुम लेकर आई हो, बड़ी अच्छी बात है। खाना टेबल पर रख दो। ठीक है पापा जी। रामदीन ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहे होते हैं। खाना टेबल पर रखकर सीमा उनके पास आती है और ये सब देखने लगती है। सीमा वहां ग्राहक को साड़ी दिखाती है और बोलती है। आप ये साड़ी देखिए, ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी, आप ट्राई करके देखिए। ग्राहक वो साड़ी ट्राई करते हैं और उन्हें वो साड़ी बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, साड़ी पैक कर दीजिए। जी जरूर। ग्राहक साड़ी लेकर वहां से खुशी खुशी चला जाता है। तभी उसके ससुर जी सीमा से पूछते हैं। बेटा, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, और तुम्हें कैसे पता लगा कि वही साड़ी उन पर अच्छी लगेगी? पता नहीं पापा जी, मैंने उन्हें देखा तो समझ आ गया कि ये साड़ी उन पर जचेगी, बस मैंने उन्हें वो दिखा दी। बहुत अच्छा बेटी, बहुत खूब। अब तुम जल्दी घर जाओ, तुम्हारी सास घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ पापा जी, मुझे तो देर हो गई है, माँ जी मुझे डांटेंगी, मैं जाती हूँ। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जब भी सीमा दुकान पर खाना पहुंचाने जाती थी, तभी वो ग्राहकों से बातचीत करती थी और अपने ससुर की मदद भी करती थी। ऐसे ही वो दुकान पर जाती है और काफी भीड़ होती है। अरे बेटी, तुम आ गई, थोड़ी मेरी मदद करो। मैडम को साड़ी पसंद करने में दिक्कत आ रही है, तुम कुछ अच्छे डिजाइन इन्हें दिखा दो। जरूर पापा जी, आप ये डिजाइन देखिए, ये बिल्कुल नई साड़ी आई है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी है, मैं तो ऐसी ही साड़ी ढूंढ रही थी। रामदीन जी, मुझे ऐसी ही साड़ी चाहिए थी। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं रामदीन जी, जो आपको ऐसी बहू मिली है। आजकल ऐसी बहू कहाँ मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मुझे बहू के रूप में एक बेटी मिली है। सारे ग्राहक सीमा के दुकान पर आने से बहुत खुश रहते थे। सीमा के दिखाए साड़ियां उन्हें खूब पसंद आती थीं। ज्यादा भीड़ होने की वजह से सीमा घर पर लेट पहुंचती है और तभी उसकी जेठानी गुस्से में दरवाजे के सामने खड़ी होती है। आ गई महारानी, तुझे याद तो होगा कि आज मैंने तुम्हें कपड़े समेटने और धोने का काम दिया था, वो तुमसे हुआ क्यों नहीं? माफ कीजिए दीदी, मुझे पापा जी के लिए खाना बनाना था और खाना देने के लिए दुकान पर जाना पड़ा। पापा जी ने रोक लिया, उसकी वजह से देर हो गई। मैं कल पक्का कर दूंगी। अरे छोड़ो,
तुम जैसे छोटे लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम लोगों पर तो भरोसा करना ही बेकार है। ये सब सुनकर सीमा बड़ी उदास हो जाती है से वो खुद को संभाल रही होती है कि इतने में उसकी सास वहां आ जाती है और बोलने लगती है। क्यों री, तुझे इतनी देर क्यों हो गई? तुझे पता नहीं है कि घर में बाकी काम भी होते हैं? वो कौन करेगा? खाना क्यों नहीं बना अब तक? माफ करना माँ जी, मैं अभी सब कर देती हूँ। इतना कहते ही सीमा के ससुर भी वहां आ जाते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। तुम सब ऐसे उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? वो मेरी मदद ही तो कर रही थी। इसमें क्या हो गया? एक दिन तुम काम नहीं संभाल सकते हो क्या? मदद? और ये गंवार आपकी क्या मदद करेगी? जी, और इन छोटे लोगों पर क्या भरोसा? कब क्या उठा ले जाइए पैसों के लालच में? सही कहा मम्मी जी, इन छोटे लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? सीमा वहां सब कुछ सुन रही होती है पर कुछ बोलती नहीं है। उसके ससुर जी उसकी तरफदारी करते हुए बोलते हैं। तुम सब कैसी बातें कर रही हो? तुम कैसी औरतें हो? बेचारी कुछ नहीं बोल रही है और तुम क्या क्या बोल रही हो? कुछ भी बोलती रहोगी? आज सीमा की वजह से काफी अच्छी बिक्री हुई है। आज तक तुम लोगों ने तो मेरी मदद की नहीं, और अब जब सीमा मेरी मदद कर रही है तो तुम उसे इतना सुना रही हो। ये सब सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वहीं पर सुरेखा बोलती है। पर ऐसे कैसे हो सकता है पापा जी? ये गंवार आपकी क्या मदद कर सकती है? बहू, तुम लोगों से तो बहस करना ही बेकार है। इतना कहकर रामदीन अपने कमरे में चले जाते हैं और सीमा रोती हुई रसोई की तरफ जाती है। ये सब बातें सुनकर भगवती सोचती है। हे भगवान, ये भी अब हमारी दुकान पर जाने लगी। अगर इसके पैर भी घर से बाहर पड़ गए तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। घर के सारे काम खत्म करके सीमा दुकान की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी सास भगवती उसे रोकती है और कहती है। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो तुम डिब्बा लेकर? वो माँ जी, पापा जी को खाना देने जा रही हूँ। ला बेटी, डिब्बा मुझे दे दे, मैं ये डिब्बा दे आती हूँ। अभी घर में काफी काम पड़ा है। घर में जाले लग गए हैं तो उन्हें साफ कर देना। ठीक है माँ जी। सीमा काम करने लग जाती है और उसका ध्यान बार बार दुकान की तरफ जाता है। एक दिन फिर से सीमा ने दुकान जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसकी सास उसे रोक लेती है। बेटी, दुकान पर जा रही हो? डिब्बा मैं ले जाऊंगी। ये देखो कितने कपड़े पड़े हैं प्रेस करने के लिए। तुम ये काम खत्म कर दो। ठीक है माँ जी। सीमा समझ चुकी थी कि उसकी सास उसे दुकान जाने नहीं देगी, क्योंकि उसकी सास हर मुमकिन कोशिश करती थी कि सीमा दुकान पर न जा सके। अगले दिन सीमा घर के काम निपटा लेती है। माँ जी, मैंने सारे काम कर लिए हैं। मैं ये डिब्बा देने जा रही हूँ पापा जी को। अरे बहू, अभी तो कपड़े और बर्तन पड़े होंगे ना, वो धो लेना, मैं पहुंचा दूंगी। माँ जी, मैंने सारे कपड़े, बर्तन, जूते, जाले सब साफ कर दिए हैं। अब कोई काम नहीं बचा है। अब भगवती देवी सोच में पड़ जाती है कि सीमा को कैसे रोका जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलती है। बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल, तू यहाँ आकर मेरे पास बैठ जा। मेरे सिर में काफी दर्द है, थोड़ी मालिश कर दे। पर माँ जी, पापा जी का खाना। अरे, ये मैं ड्राइवर को दे देती हूँ, पहुंचा देगा। ठीक है माँ जी। सीमा मजबूर थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाती और चुपचाप अपनी सास के सिर पर मालिश करने लग जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके दुकान जाने से पहले भगवती देवी कभी उसके पैरों की मालिश, कभी सिर की मालिश या और कोई काम कराने लग जाती थी। एक दिन सीमा के ससुर दुकान से आते हैं और सीमा से पूछते हैं। बेटी, काफी दिनों से तुम दुकान नहीं आई। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर के काम की वजह से मैं आ नहीं पाती। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ये लोग तुम्हें शांति से रहने तो नहीं देंगे। जब भी मौका मिले तुम आ सकती हो। सभी ग्राहक तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। ये सब सुनकर सीमा बहुत खुश हो जाती है और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही होती है। वो अपने ससुर जी से बोलती है। जी पिताजी,
मैं कोशिश करूंगी कि घर के काम खत्म करके मैं दुकान आ सकूं। ठीक है बेटी, जा, अब तू भी आराम कर ले। इतना कहकर रामदीन जी वहां से चले जाते हैं और रात का खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। फिर एक दिन सीमा के ससुर जी दुकान से आते हैं और उनके हाथ में दुकान के बिल होते हैं। सीमा पानी लेकर आती है। बेटी सीमा, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम दुकान पर आ नहीं रही थी तो मैं बिल्स लेकर आ गया था दुकान से। क्या तुम देख सकती हो? दुकान में वार्षिक ऑडिटिंग होने वाली है, तो तुम इन्हें देख दोगी? ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्या तुम ये कर लोगी? दुकान पर जाने से थोड़े बहुत काम सीमा सीख जाती है और यह सुनकर सीमा बहुत खुश होती है। तभी उसकी जेठानी उसका मजाक उड़ाने लगती है। पापा जी, इसने क्या आप पर जादू टोना कर दिया है? इस घमवार को कहाँ ये सब बिल्स वगैरह दे रहे हैं? इसके हाथ में तो बस बर्तन और पोछा ही अच्छा लगेगा। इसे तो पढ़ना भी नहीं आता होगा। आप कहाँ इसे बिल थमा रहे हैं? और वैसे सुरेखा ठीक ही कह रही है पापा, आप इसे क्यों दे रहे हैं? मैंने सारे बिल्स चेक कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों परेशान होते हैं? अरे, तुम सबको कोई और काम नहीं है? जब देखो तब बकवास में ही लगे रहते हो। मुझे पता है कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। तुम सब अपना मुंह बंद रखो। बेटी, तुम ये सब कर लोगी ना? और अगर कुछ दिक्कत आए तो तुम मुझसे पूछ लेना। जी पिताजी, मैं कर लूंगी, आप चिंता न करें। ये सब सुनकर उसकी जेठ और जेठानी बहुत घबरा जाते हैं और खाना खत्म करके वो एक कमरे में बातें कर रहे होते हैं। पापा ने ये बिल्स इस गवार को क्यों दिए हैं? अगर इस गवार को कुछ पता चल गया तो? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने काम इतनी सफाई से किया है कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता है। वह बात तो आपकी सही है। इस गवार को कैसे पता चलेगा? और इसकी बात पर कौन भरोसा करेगा? कुछ हुआ तो सारा इंजाम इसी के सिर पर डाल देंगे। इतना कहकर सुरेखा और उसका पति जोर जोर से हंसने लगते हैं। रात के समय सारा काम खत्म करके सुरेखा अपने पति युवान की मदद से वो सभी बिल देखने लगती है। वो सारे बिल रजिस्टर से मैच करने लगती है। युवान जी, ये देखिए, यहाँ पर साड़ी बिकी तो है, लेकिन यहाँ पर कोई बिल नहीं है। हो सकता है कि बिल लाना पिताजी भूल गए हो या वो दुकान पर रह गए हो। तुम एक बार पिताजी से पूछ लेना। सारी बिल तो ठीक से अरेंज किए हुए लेकर आए हुए हैं। पापा जी, बस बीच में से 2-3 साड़ी के बिल ही गायब है। ये सब देखकर सीमा हैरान रह जाती है और सारे बिल दोबारा चेक कर लेती हो और अगले दिन अपने ससुर के पास जाती है, बिल देती है। अरे बहू, इतनी जल्दी तुमने सब चेक भी कर लिया? पिताजी, मैंने सब चेक तो किया, पर मुझे लगता है कि इसमें कुछ बिल्स नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सभी उसी में रखे थे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी बहू। मैं जानती हूँ, मैंने अच्छे से चेक किया है, कुछ बिल्स नहीं है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं एक बार दुकान में देख लेता हूँ। ठीक है पिताजी। उसी दिन दोपहर में सीमा सुरेखा के कमरे की सफाई करती है तो सुरेखा के ऑफिस के कुछ कागज बिखरे पड़े थे। वो उन्हें साफ करने लगती है तो उसे दुकान के बिल से मिलती जुलती बिल दिखाई देती है। वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती और वह बिल जाकर अपने ससुर को दिखाती है। आपको मिसिंग बिल मिली क्या? नहीं बेटी, वो बिल दुकान में भी नहीं है। पिताजी, आज मैं सुरेखा दीदी के कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे सेम दुकान जैसे बिल्स वहां मिले। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसमें क्या लिखा है। आप जरा इसे रजिस्टर से मिलाकर देखिए। रामदीन वो बिल पहचान लेते हैं कि ये वही मिसिंग बिल्स हैं। वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर उनके अपने बेटे और बहू ने मिलकर उन्हें धोखा दिया। अगले दिन वो सबको इकट्ठा करते हैं। इस बार मुनाफा काफी अच्छा हुआ। ये सब कुछ तुम सबकी मेहनत का ही फल है। मेरे बेटों ने मेरा पूरा साथ दिया, नहीं तो यह मुमकिन नहीं होता। सीमा, तुमने भी इसमें सहयोग किया है। वो सारे बिल्स को लेकर आना। बेटी, पापा, आप भी क्यों बिल्स के पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हैं? इसे कहा इन सब की समझ है।
ये सब कहकर सीमा वह चोरी किए हुए बिल सामने रखती है और तभी सभी के होश उड़ जाते हैं। बेटा कबीर, ये बिल तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे थे बेटा? मेरे कमरे में नहीं कि पिताजी। मैं इन बिल का क्या करूंगा, ये सब बकवास है। ये सब इस गवार की चाल है, मुझे फंसाने के लिए। अच्छा, तो बिल तुम्हारे कमरे से कैसे निकले? तुम लोगों में थोड़ी भी शर्म बाकी नहीं है। मुझे सब पता है कि तुम दोनों इस हीरा फेरी में शामिल हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे तुम्हारे पिताजी को कितना नुकसान हो सकता है। वो दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने पिताजी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से हमें ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आप हमें जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं, बस हमें माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? तुम लोगों को माफी मांगनी है तो छोटी बहू से मांगो। अगर आज वो नहीं होती तो इस बात का कभी पता ही नहीं चलता। बस यही है कि जो पूरे घर के बारे में सोचती है और तुम दोनों को पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। सुरेखा और कबीर दोनों सीमा के पास आते हैं और सीमा से माफी मांगते हैं। माफ कर दो सीमा, हमने तुम्हें गवार समझा, तुमसे सारे काम कराए। हमें माफ कर दो, हमसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। दीदी, मैं आप दोनों से नाराज नहीं हूं, पर जो भी आपने किया उससे पिताजी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। यह सब देखकर उसके ससुर सीमा के पास आकर बोलते हैं, मुझे तुम पर बहुत नाज है। छोटी बहू, शायद अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होती। पिताजी, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं यह सब नहीं कर पाती। मैंने कभी अपने पिताजी को नहीं देखा, पर अगर मेरे पिताजी होते तो वो बिल्कुल मुझे आप जैसा ही प्यार करते। ये सब देखकर भगवती को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे भी माफ कर दें। बेटी, मैंने भी हमेशा तुझसे बस घर के काम ही करवाए, पर अब नहीं, घर के सारे काम की जिम्मेदारी अब हर एक सदस्य की होगी। सीमा अकेले सब काम नहीं करेगी।